हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन काका की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली, बहुत जल्द आने वाली लेखपाल चयन परीक्षा के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार लेखपाल चयन परीक्षा का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में सामान्य ज्ञान का हिस्सा जो हम आने वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं वो हिस्सा क्या है, और आखिरकार हम कौन सी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करें कि बहुत आसानी के साथ इस सिलेबस को कवर किया जा सके और इस सिलेबस को कवर करके हम इस भर्ती परीक्षा में आने वाले सवालों को हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम यह जान लें कि आखिरकार लेखपाल भर्ती परीक्षा में कुल कितने पद हैं। वास्तव में लेखपाल भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या है 8085, यानी कि पेट को क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे उनमें से 8085 बच्चे जो इस परीक्षा को पास करेंगे अपने आप को बहुत जल्द लेखपाल कहलाने लायक बन जाएंगे। इस हिस्से में, इस सिलेबस में जो सामान्य ज्ञान का हिस्सा है उसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या है कुल 25 और हमें इन 25 प्रश्नों को हल करना है अपनी पूरी तैयारी के साथ। तो आखिरकार जानते हैं कि ये 25 प्रश्न में से हर एक प्रश्न को कितने अंक मिलेंगे। जी हां, 25 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न को 1 अंक मिलेगा, यानी कि कुल अंकों की संख्या होगी 25। यानी कि जब आप लेखपाल परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पोर्शन पूरी तरीके से हल कर लेंगे तो आपको इन 25 प्रश्नों के एवज में 25 अंक दिए जाएंगे। अब सबसे ट्रिकी पोर्शन, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जिससे बहुत सारे बच्चे लाइन दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। जी हां, यह हिस्सा है नकारात्मक अंक, यानी कि निगेटिव मार्किंग। लेखपाल भर्ती परीक्षा में 0.25 यानी कि 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग है। होता क्या है, अधिकतर बच्चे तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं उन सवालों को भी हल करने की जिनके विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब होता क्या है कि वो उन सवालों को हल करते समय गलतियां करते हैं और 1 अंक में से 0.25 अंक उनके कट जाते हैं। यहां पर वो अंक कट जाते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक सवाल सही करेगा और एक सवाल गलत करेगा तो उसके पास कुल 0.75 अंक ही बचेंगे। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ वही सवाल अटेम्प्ट करने हैं जिन सवालों के विषय में आपको पूरी तरीके से ज्ञान है। अन्यथा ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है जो आपकी नैया को डुबो दे। आइए आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान का हिस्सा, वो सिलेबस आखिरकार है क्या और हम उसको कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे समझने वाले हैं। तो पहला हिस्सा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में है वो है भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इस हिस्से में भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इस हिस्से में जो पहला हिस्सा है वो है भारतीय इतिहास के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान। देखिए, यहां समझने वाली बात है, यहां पर सवाल सिर्फ इस बात को नहीं आएंगे कि किस सन में क्या हुआ। यहां पर सवाल आएंगे जो हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पर, उस समय की सांस्कृतिक हिस्से पर जो घटना हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, यहां उस पुराने तरीके के प्रश्नों से बिल्कुल अलग तरीके के सवाल आने वाले हैं। पहले सवाल पूछे जाते थे कि यह घटना कब हुई। यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि यह घटना जो हुई, इस घटना का क्या परिणाम निकला और इसके क्या प्रभाव हुए। तो आपको समग्र अध्ययन की आवश्यकता होगी, जो कि हम आपको कराएंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि बड़ी आसानी के साथ आप इतिहास के पहलुओं को समझ सकें और इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को आप उत्तर दे सकें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति और विशेषता। देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो आपका सिलेबस है वो क्या कह रहा है। सिलेबस सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है आधुनिक भारत के इतिहास पर। जी हां, आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिलेबस का मेजर पोर्शन केंद्रित हो रहा है आधुनिक भारत के इतिहास पर। अब देखिए, अगला हिस्सा इन्होंने बोला है राष्ट्रवाद का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति।
हम सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा कि इतिहास को मोटा मोटा भारत में 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास वो इतिहास है जो कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों के शुरुआत का अध्ययन है, यानी कि प्रारंभ से मध्यकालीन हिस्से तक को हम भारतीय इतिहास का प्रारंभिक इतिहास कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। यहां पर प्राचीन समय में मानव कैसे रहते थे, नदी घाटी सभ्यताएं कहां विकसित हुई, उन सभ्यताओं की विशेषताएं क्या थी, अन्य प्रश्नों का हम हल करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है आक्रांताओं के आक्रमण से। यानी कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया और भारत को कई टुकड़ों में विभाजित किया, छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा किया और एक हिस्से पर कब्जा करते चले गए, उस हिस्से को हम मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। वो हिस्सा हम मध्यकालीन भारत के नाम से पढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, यानी कि जब विदेशी पश्चिमी शक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ, उस समय ये जो विदेशी आक्रांता थे इन्होंने मध्यकालीन भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था और उनको चैलेंज करने के लिए यूरोपीय यात्री आए, यूरोपीय ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी आए। धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और इनकी सत्ता को चुनौती दी और इनकी सत्ता को पलट दिया। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर सन के हिसाब से पढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतिहास एक समय खत्म होकर दूसरे समय शुरू हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वास्तव में होता यह है कि आप इतिहास को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इतिहास को इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा यहां पर और आप बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे कि चीजें क्या होती हैं। देखिए, ये मान लीजिए प्राचीन इतिहास है। ठीक है, हम मानते हैं ये प्राचीन इतिहास है और ये प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। ठीक है, तो जब प्राचीन इतिहास के भारतीय शासक बड़ी तेजी के साथ अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, पृथ्वी के एक बड़े हिस्से यानी कि भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। हालांकि वो छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, लेकिन फिर भी भारतीय मूल के व्यक्तियों का ही भारत पर साम्राज्य था, वो भले ही टुकड़ों में था। उस समय पर विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने कुछ हिस्से जीते। ठीक है, और ये मध्यकालीन भारत की शुरुआत थी। ठीक है, यहां से मध्यकालीन भारत शुरू होता है। तो ये जो हिस्सा है, यानी कि जब प्राचीन भारत में जो मूल साम्राज्य थे उनका पतन हो रहा था, तो वहीं तरफ दूसरी तरफ जो विदेशी आक्रांता थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो देखिए, एक शक्ति का आगमन हो रहा है, उदय हो रहा है, और दूसरी शक्ति का पतन हो रहा है, शक्तियां अस्त हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कालखंड है, ये बीच का कालखंड है, जहां पर एक प्राचीन भारत के साम्राज्य धीरे धीरे लड़ाइयों में हार रहे थे, विलुप्त होते जा रहे थे, और आधुनिक यानी मध्यकालीन जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे स्थापित हो रहे थे। विदेशी आक्रांता धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। यही फिर आगे बढ़कर होता है कि ये जब मध्यकालीन भारत के लोग यहां पर अपने साम्राज्य खोते चले जाते हैं, यहां इनका पतन होता चला जाता है, और यूरोपीय शक्तियां आकर इस हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित करती चली जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक शक्ति का जब अंत हो रहा होता है तो दूसरी शक्ति का उदय हो रहा होता है, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब यूरोपीय शक्तियों की शक्तियां क्षीण होती जाएंगी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हावी होता जाएगा, और धीरे धीरे वो पूरे तरीके से ये इतिहास में भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का कार्य करेगा, और भारत एक राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में जाना जाने लगेगा। वो छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे संघों की व्यवस्था से बाहर निकलकर अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लेगा। तो आप बड़े अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि जो हम सिलेबस कवर करने वाले हैं उसमें प्राचीन भारत एक हिस्सा है, जहां पर हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये सभ्यता कैसे बनी। भारत का जो ये हिस्सा है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, उस हिस्से में आखिरकार सभ्यताओं का उदय कैसे हुआ। फिर हम ये देखेंगे कि आखिरकार वो सभ्यता किन कारणों से, किन सामाजिक प्रभावों के कारण धीरे धीरे पतन की कगार तक चली गई, और उन सभ्यताओं के
जाने से अरब अरब के आक्रांता, विदेशी आक्रांता आकर उन्होंने कैसे इन शक्तियों को उलट पलट कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो वो हिस्सा है उसको हम मध्यकालीन भारत के रूप में पढ़ेंगे। फिर तीसरा हिस्सा आ जाएगा जब मध्यकालीन भारत में मुगल सत्ता का पतन हो रहा होता है, उस समय यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो रहा होता है और वो धीरे धीरे अपने व्यापारिक मोटिव को आगे रखकर और अपने सैन्य शक्तियों को पीछे रखकर अपना विस्तार करती हैं और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लेती हैं और हम पर एक बार विदेशी शक्तियों का शासन हो जाता है। ठीक है, तो इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे, सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा वो होगा आधुनिक भारत का हिस्सा। आपको बहुत जानने की जरूरत है कि ये आधुनिक भारत के हिस्से को हम किस प्रकार से तैयार करें, क्योंकि ज्यादातर सवाल, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, ज्यादातर सवाल आधुनिक भारत के हिस्से से आने की संभावना है। मैं ये नहीं कहता कि मध्यकालीन भारत से नहीं आएंगे या प्राचीन भारत से नहीं आएंगे, लेकिन सत्य ये जरूर है कि आधुनिक भारत का डोमिनेंस रहेगा, आधुनिक भारत के सवालों की अधिकता रहने की संभावना है इतिहास के पोर्शन में। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप जब तैयारी करें तो जो ये वाला हिस्सा है, जो आधुनिक भारत का हिस्सा है, इसको आप मजबूती के साथ तैयार करें, कई बार रिपीट करें, कई बार उसको देखें, ताकि आप आसानी के साथ ये इसको कर सकें। अब आइए चलते हैं अगले हिस्से पर, बात करते हैं भूगोल की। यहां पर भारत और विश्व के भूगोल की बात की जा रही है। भारत का भूगोल क्या है और विश्व का भूगोल क्या है? देखिए, लेखपाल का काम जमीन से रिलेटेड है, वो जमीन की माप जोख, उसकी देखभाल, ये लेखपाल की जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भूगोल एक हिस्सा उसका बनेगा ही बनेगा। भूगोल को समझने के बाद ही आप बड़े आसानी के साथ समझ पाएंगे कि आखिरकार इस जमीन के साथ कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, तो भारत का जो भूगोल का जो पोर्शन है, उसमें भारत और विश्व का भूगोल आपको समझने की आवश्यकता होगी। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है, उनमें कौन कौन सी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। भारत एवं विश्व के भूगोल में, भारत एवं विश्व के भूगोल में हम जानेंगे कि इसका भौतिक भूगोल क्या है, यानी कि लैंड्स कैसे हैं, नक्शा क्या है, कहाँ सीमाएं हैं, कहाँ मरुस्थल हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भौतिक रूप से भारत और विश्व कहाँ पर है। यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, हम बात करेंगे भारत की विश्व में स्थिति के बारे में। ये भारत की भौतिक स्थितियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, विश्व की भौतिक स्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि पश्चिम देश को पश्चिम दिशा में, पश्चिम देश क्यों कहा जाता है, हम पूरब वासी क्यों कहलाते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे सवाल आपके इसमें हल किए जाएंगे। दूसरा हिस्सा है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। देखिए, राजनीतिक भूगोल बदलते रहते हैं, हमला होता है, देशों में बंटवारा होता है, सिविल वॉर्स होती हैं, नए देशों का उदय होता है, उपनिवेशवाद का अंत होता है, ऐसा बहुत करके नए देश आते हैं, कई बार कुछ देशों पर कब्जा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां चला करती हैं, सीमाएं बदला करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें वर्तमान समय में विश्व में कौन सा देश कहां पर है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, भौगोलिक यानी कि मैप पर वो कैसा दिखता है, ये जानने के लिए हमें भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल को समझने की आवश्यकता होगी। ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा। अब जब भूगोल की बात करेंगे तो ये तो जरूरी, ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार जो धरती है उस पर तो लोग ही रहते हैं ना। तो धरती का जलवायु कैसा है, कहाँ का मौसम कैसा है, कहाँ की जलवायु कैसी है, वहां पर लोग जो रहते हैं वो किस टाइम जोन में रहते हैं। यानी कि अगर हम अभी बात करें, यहां पर दिन है और अमेरिका में रात है, तो अमेरिका का टाइम जोन भारत के टाइम जोन से अलग है, वो कैसे अलग है और क्यों अलग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अगली बात करेंगे जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जनसंख्या आती और जाती रहती है। भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में रह रहे हैं और बहुत सारे विदेशी लोग भारत में भी रह रहे हैं। वो आते हैं, रुकते हैं, कई बार उनको नागरिकता मिलती है, कई बार नहीं मिलती, लेकिन उनका प्रवास चला करता है, आवागमन चला करता है। और उनका क्या सामाजिक प्रभाव होता है, जैसे कहा जाता है कि भारतीय लोग विदेशों में जाकर बड़े अच्छे पोजीशंस पर बैठे हैं, बड़े अच्छे पदों पर बैठे हैं। आज दुनिया की टॉप IT कंपनीज में भारत का बोलबाला है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भारत से लोग माइग्रेट करके, प्रवास करके विदेशों में गए, उन्होंने वहां की स्थितियों पर अपना असर डाला। अपने साथ वो अपनी संस्कृति की महक ले गए, जिससे उन्होंने उस देश को महकाया। अपने साथ अपना वर्क कल्चर ले गए, जिससे उस देश के वर्क कल्चर को फायदा मिला। हम बात करेंगे भारत की नदियां, नदियों की घाटियां
और उनके साथ हमारी जमीन में भूजल संसाधनों के बारे में। पूरा भारत नदी और नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यताओं से ही विकसित हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में नदियाँ क्या प्रभाव डालती हैं, उनकी घाटियों में किस प्रकार की जैविक संपदा, मानवीय संपदा उपलब्ध है, और जो भूजल है, जो ज़मीन है, कहीं पर पानी की बहुत किल्लत है और कहीं पर पानी आसानी के साथ उपलब्ध होता है। ऐसा क्यों होता है और हम इन संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम बात करेंगे देश में उपलब्ध पर्वतों की, प्रमुख पहाड़ियों की, हिमनदों की। हम बात करेंगे उस हिस्से की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, पठारी व्यवस्था में पश्चिम घाट की पहाड़ियां, ये सब हम पढ़ेंगे इस वाले हिस्से में। हम बात करेंगे मरुस्थल, रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्रों के बारे में। हम थार का मरुस्थल भी पढ़ेंगे और हम राजस्थान की जलवायु के विषय पर भी अध्ययन करेंगे। भारत खनिज संपदा के विषय में, के मामले में बहुत अच्छी स्थिति रखता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार की जलवायु उपलब्ध है और इस कारण भारत में अच्छा खासा खनिज उपलब्ध रहता है। हमारा जो वन खनिज संसाधन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसी जगहों पर जहां इतना सादा संसाधन, दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत सारा वन संसाधन उपलब्ध है। आखिरकार वो कहां हैं, हम उनका कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, हम उनके दुरुपयोग को कैसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारा हिस्सा भारत और विश्व के भूगोल में कवर किया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा बड़ा भारी भरकम हिस्सा है। जी साहब, बिल्कुल नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, भारत का जो भौतिक स्थिति है वो उसकी राजनीतिक स्थिति को बताती है कि नहीं बताती है। भारत जहां पर स्थित है उसके अगल बगल कौन से राज्य हैं, कौन से देश हैं, ये हमें उसकी भौतिक स्थिति बता देगी। देखिए, और जैसी भौतिक स्थिति होगी, यानी कि अगर मान लीजिए हम बात करें इंग्लैंड की, हम बात करें हम चलते हैं आयरलैंड की तरफ, वहां की जलवायु अपने आप ही बता देगी वो कहां पर स्थित है, देश कहां पर स्थित है, और उस कारण वहां की जलवायु पर भी असर पड़ेगा। तो हम जलवायु, टाइम जोन, जनसंख्या, प्रवास, इसके बारे में बड़ी आसानी से जान सकते हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक माला की तरीके से अगर आप एक चेन का एक हिस्सा पकड़ेंगे तो सारी चेन घिसटती हुई आपके पीछे पीछे चली जाएगी। जैसा देश वैसी वहां की नदियां। अब बात करें अगर हम अटलांटिक की, तो वहां पर नदियां कहां होंगी। अब अंटार्कटिका की, तो वहां पर नदियां कहां होंगी। वहां पर तो जमे हुए समुद्र, ग्लेशियर्स हैं, तो हम कहेंगे वहां नदियां नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां की बात करें तो हम कहेंगे भारत तो नदियों का देश है, तो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। हमारे जो प्रमुख सारे शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां पर समझेंगे। जहां पर नदियां नहीं होंगी वहां पर स्वाभाविक बात है कि भूजल नीचे चला जाएगा। वहां पर बरसात कम हो रही होगी तो भूजल नीचे चला जाएगा। तो ये सब देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, एक हिस्सा भारत का पर्वत से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ समंदर, विशाल समुद्र है। इसका यह मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है, एक इतना सुंदर देश है जहां पर हर प्रकार की भौगोलिक स्थिति उपलब्ध है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये लग रहा होगा सिलेबस बड़ा भारी भरकम है, कैसे कवर करेंगे। नहीं साहब, बड़ी आसानी के साथ कवर होगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बस मैप उठाकर अपने पास रखिएगा, आप मैप पलटते जाइएगा, मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप समझते चले जाएंगे। आपको किसी सवाल में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप आंखें बंद करेंगे और प्रश्न का उत्तर शायद आपकी आंखों के सामने ही उपलब्ध होगा। देश बन गया, देश का भूगोल बन गया, देश का इतिहास बन गया। लेकिन आजादी के बाद जब विदेशी आक्रांता चले गए, जब यूरोपीय कंपनियां चली गईं, जब आधुनिक भारत का संघर्ष खत्म हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत को एक नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। भारत को एक नए संविधान की आवश्यकता थी। हम बात करने वाले हैं इस सिलेबस में उस हिस्से की जिसे हम भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। संविधान हमें क्या ताकत, क्या शक्तियां देता है और हमारे अगल बगल जो मशीनरी है, जो प्रशासन है, वो कैसे काम करता है, वो हम इस हिस्से में जानेंगे। हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसा विशेष क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जो भारतीय संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों से बेहतर और अलग बनाती हैं। हम यहां पर जानेंगे कि आखिरकार जो राज्य है, जो देश है, ये किन सिद्धांतों पर चलता है, इनको कौन नीतियां बनाने के लिए कौन से निर्देशन, कौन से तत्व ऐसे हैं जो जरूरी हैं ताकि भारत एक राज्य, एक देश के रूप में आगे बढ़ सके।
तो हम नीति निर्देशक तत्वों और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे आखिरकार मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, यहां पर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, मौलिक अधिकार के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन हम वहां पर अपने मौलिक कर्तव्य भूल जाया करते हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं दिया है संविधान ने। उसने हमसे अपेक्षा तो की है, दबाव नहीं दिया। तो हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है कि अगर किसी चीज को लेकर लठ लेकर आपके पीछे कोई नहीं भागेगा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यही हालत है। हमें मौलिक अधिकार तो पता है, हमें पता है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और हम उनका लाभ भी उठाते रहते हैं, लेकिन हमें कतई नहीं पता है कि हमारे कर्तव्य क्या है और हमें किन कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार हमारे मौलिक अधिकार क्या है और हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बात करेंगे। भारत संसदीय और संघीय प्रणाली है। भारत राज्यों का समूह है, एक संघ है। तो हमारी संसद कैसे काम करती है, हमारी ये संघीय प्रणाली कैसे काम करती है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा मैं आपको, और आप बड़ी आसानी के साथ ये व्यवस्था समझते चले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और वो केंद्र शासित क्यों हैं, क्यों नहीं वहां पर सामान्य ढंग से चुनाव करा दिए जाते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। आखिरकार उन्हें हम सेंट्रल गवर्नड स्टेट्स क्यों कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहते हैं। केंद्र, जैसे मैंने पहले अभी आपसे कहा, केंद्र जो है और राज्य, भारत जो है, इनका एक समूह है राज्यों का, और केंद्र यानी कि जो सेंट्रल पावर्स हैं, संसदीय प्रणाली है, वो इन सबको माला में, जैसे विभिन्न मोती होते हैं और एक धागा उन मोतियों को समेटकर माला के रूप में परिवर्तित कर देता है, माला के रूप में बना देता है, वैसे ही केंद्र और राज्य के संबंध एक ऐसी मधुर व्यवस्था है जिससे दोनों आपस में इस ढंग से गुथे हुए हैं कि केंद्र और राज्य बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे से कदम मिलाकर कार्य करते हैं। ये भारतीय संविधान की विशेषता है, ये भारतीय संविधान का एक बड़ा अच्छा सा पहलू है। और हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र को क्या क्या ताकतें मिली हुई हैं, राज्य को क्या क्या ताकतें हुई हैं, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार समान रूप से होता है। भारत में न्यायिक ढांचा बड़ा ही प्रबल है। आप देखेंगे कि भारतीय न्याय व्यवस्था अपने आप में अनोखी न्याय व्यवस्था है। आप हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट हो सकता है कई मामलों में आपको लगे कि नहीं यार, ये जो निर्णय है ये तो बिल्कुल गलत है, ये जो हमारे शासक बैठे हुए हैं, इन्होंने जो ये अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने तो हमें प्रताड़ित किया है। कोर्ट खुला हुआ है, आप अपनी बात कहने के लिए इस न्यायिक व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था इतनी निरपेक्ष और इतनी सुदृढ़ है, मतलब इस पर किसी का प्रभाव नहीं है। जजेस निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को मानना मजबूरी हो जाती है। तो हमको यह भी जानने की आवश्यकता होती है ना कि आखिरकार ये कोर्ट व्यवस्था कैसे काम करती है, न्यायालय, कौन सा न्यायालय क्या काम करता है, किस स्तर पर कौन सा न्यायालय कहा जाता है। ये जानने के लिए हम न्यायिक ढांचे और इसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हमारे जिले में जो डीएम साहब हैं वो कैसे काम करते हैं और जो सीडीओ साहब हैं कैसे काम करते हैं, यानी कि जिला प्रशासन वास्तव में कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पर जिला प्रशासन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। स्थानीय निकाय यानी कि हम अपने नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि गांव में आखिरकार ये प्रधान और पंचायती राज की व्यवस्था है क्या, इसका मूल क्या है, और इस व्यवस्था से भारत को क्या लाभ होता चला जा रहा है, और इस व्यवस्था को क्यों हमें लगातार पोषित करना चाहिए। तो ये हमारा एक सिलेबस है। देखिए, आपने पहले इतिहास पढ़ा, ठीक, इतिहास के बाद आपने भूगोल पढ़ा, आपने ये समझा कि भारत की स्थिति क्या है, भौगोलिक संपदाएं क्या है। उसके बाद अब आप समझ रहे हैं कि जो हमें भारत दिया, जो हमारे आधुनिक भारत हमारे पूर्वजों के संघर्ष से प्राप्त हुआ है, उस भारत को चलाने के लिए हमारी क्या व्यवस्था है। आपके पास बाइक है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना कि बाइक कैसे काम करती है। अगर आप नहीं पता करेंगे तो आप पक्का फेल होने वाले हैं, ठीक है। वो ये व्यवस्था है। हम मशीनरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने इतिहास जाना, हमने ये जाना कि आखिरकार भूगोल क्या है, और अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये देश चलता कैसे है। चलिए, देश चलता है तो उसके पीछे आर्थिक व्यवस्था का बड़ा हाथ होता है। आप सोचिए, अगर आपके सारे कर्मचारी, आप लेखपाल बनना चाहते हैं और आपको सैलरी ना मिले तो क्या आप काम करेंगे? शायद नहीं करेंगे, ठीक है। तो आखिरकार ये अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, आखिरकार पैसे कैसे देश कमाता है, और कैसे उन पैसों का इस्तेमाल देश प्रगति के नए नए योजनाओं के रूप में करता है।
तो हम यहाँ बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। ये लाइसेंस राज के रूप में भी जाना जाता है। इस समय पर लाइसेंस की व्यवस्था लागू थी। आखिरकार उस समय तक योजना आयोग जो बनाए गए, जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, वो कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनका क्या क्या उद्देश्य था, उन्होंने क्या क्या उद्देश्य हासिल किए, क्या क्या नहीं किए। तो हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के इस हिस्से के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ना हम कैपिटलिस्ट हैं, ना हम सोशलिस्ट हैं, ना हम कम्युनिस्ट हैं, हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने सब जगह से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उठाकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो निजी क्षेत्र है, आजकल बड़ा चलता रहता है ना कि ये एयरपोर्ट बेच लिया, वो कंपनी बेच ली। आखिरकार निजी व्यवस्था क्या है, ये निजी जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं ये कैसे काम करते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में आखिरकार सरकार का कितना हाथ होता है और वो कैसे काम करती है। भारत शुरुआत में बड़ी ही समस्याओं से घिरा रहा। भारत की हरित क्रांति ने गेहूं में भारत को आत्मनिर्भर बनाया और आज हमारा गेहूं दुनिया के अलग अलग कोनों तक भी पहुंचता है। आखिरकार ऑपरेशन फ्लड क्या था और इससे पूरे देश को क्या लाभ हुआ। हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। देखिए, पहले बैंक प्राइवेट हुआ करती थी, बड़े बड़े बिजनेस हाउस, बड़े बड़े सेठ और महाजन अपनी एक बैंक चलाया करते थे। भारत आजाद होने के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। माना गया कि शोषण से बचाना है, ज्यादा ब्याज दरों से बचाना है, लोगों को सहूलियत पहुंचानी है और एक गारंटी देनी है कि उनका पैसा सुरक्षित है, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसमें सुधार किए गए। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के हिस्से में। हम बात करेंगे वर्ष 1991 में आखिरकार ऐसा कौन सा सुधार आया जिसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल गई, भारत की पूरी तस्वीर बदल गई। इसको समझने के लिए हम 1991 और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अर्थव्यवस्था का भारतीय समाज पर, भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारी जिंदगी में क्या इसका फायदा हुआ और क्या इसके नुकसान हुए। सन 2014 के पश्चात फिर एक आर्थिक सुधार हुआ। ये क्या था? आज हम उस आर्थिक सुधार की जद में हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये सुधार हमको कैसे प्रभावित करता है। बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो कृषि की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचागत हिस्सा है, उसमें सुधार, श्रमिकों के जीवन में कैसे सुधार किया जाए, इसकी व्यवस्था, और जीएसटी का आगमन, ये सारा हिस्सा हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के हिस्से में। इंडियन इकोनॉमी, परेशान होने की यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े भारी भरकम शब्द लगते हैं कई बार अर्थव्यवस्था में ना, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या है, रेपो रेट क्या आ गया, जीडीपी क्या आ गया। अरे कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं। हवा मत बनाइए, सर पे मत चढ़ाइए, बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपके सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति को ना पता हो। सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए और वो आपके सिलेबस में है। अब आइए बात करते हैं सबसे, मुझे लगता है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है 2022 की परीक्षा में। ये है सामान्य विज्ञान का पोर्शन, जर्नल साइंस। यहां पर आपसे अपेक्षा की गई है, एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है कि आखिरकार आपको सामान्य विज्ञान में क्या आना चाहिए। वो आपसे रॉकेट साइंस की अपेक्षा नहीं करता। वो ये नहीं जानना चाहता आपसे कि क्रायोजेनिक इंजन कैसे बनता है। वो आपसे जानना चाहता है कि बेसिक क्या है भौतिक विज्ञान का, बेसिक क्या है रसायन विज्ञान का, और बेसिक क्या है जीव विज्ञान का। वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार जो आपके अगल बगल का विज्ञान है, क्या आपको उसके विषय में पता है? क्या आपको पता है दूध से दही कैसे जमता है और क्यों जमता है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं दूध से दही जमता है, लेकिन वो कैसे जमता है ये हमें नहीं पता। ये रसायन विज्ञान बताएगी हमें। हम बहुत सारे जैविक चीज़ों को अपने अगल बगल होते हुए देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, फल देखते हैं, किस सीजन में क्या सब्जियां आई, क्या फल आए, ये देखते हैं। लेकिन उन फलों के विषय में, वनस्पतियों के विषय में, उन जीवों के विषय में, विभिन्न विभिन्न जीव है पृथ्वी पर, वो क्या हैं और वो हमारे साथ कैसे रहते हैं और उनका होना या ना होना कितना ज़रूरी है, ये हमें प्रारंभिक जीव विज्ञान के हिस्से में पता लगेगा। कहा जाता है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा, से किसी ने पूछा कि आखिरकार पृथ्वी कितने दिन बचेगी। उन्होंने कहा जब मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो आप समझ लीजिए 6 महीने में पृथ्वी का में सभ्यता का अंत हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। देखिए कितना एक दूसरे पर निर्भर है। अब आप सोचेंगे मधुमक्खियों से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यही सारी चीज़ें हैं।
ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि सामान्य जीवन में, डेली लाइफ में, ठीक है, सामान्य जीवन का विज्ञान, यानी कि हमारी डेली लाइफ में विज्ञान का जो रोल है, जो प्रभाव है, वो क्या है और हम उसको कैसे आसानी के साथ समझें। पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, पानी पर नावें चलती हैं, आसमान में बादल गरजते हैं, बिजलियां गिरती हैं, ये सारी चीज़ें विज्ञान का अंग है। हमारे चारों तरफ विज्ञान है, हमें बस थोड़ा सा आंखें खोलने की ज़रूरत है और हमको उन चीज़ों के पीछे के कारण नज़र आने लगेंगे। बहुत सारे लोग जो आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको काफ़ी सारा ज्ञान नहीं होता विज्ञान के बारे में, उनके लिए एक भयानक सब्जेक्ट होता है। नहीं साहब, ये भयानक नहीं, मनोरंजक सब्जेक्ट है। आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी मज़ा आएगी। आपको ये पता लग जाएगा कि आखिरकार कील पानी में क्यों डूबती है और लकड़ी क्यों तैरती है। ऐसे सवाल जो रोज़ आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन उनके उत्तर जानने का प्रयास आपने कभी नहीं किया। न्यूटन ने प्रयास किया, उसको पता लगा कि ग्रेविटी ही एक कारण था जिसकी वजह से सेब ज़मीन पर आकर उसके सर पर गिरा, लेकिन हम इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सिलेबस आपको वो ध्यान दिलाने के लिए है। मेरा मानना है कि इस बार 2022 की परीक्षा में ये एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है। बहुत ज़रूरी है कि आप सामान्य विज्ञान के सिलेबस को सीरियसली, गंभीरतापूर्वक लें और उसकी तैयारी इस ढंग से करें कि आपको सामान्य जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं के पीछे के कारण पता हों। अगर ये आपको पता लग गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सामान्य विज्ञान के पोर्शन से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और ये बड़ा आसान है, बहुत सरल है, हम आपको समझाएंगे, बड़ी आसानी के साथ आपको समझ में आने वाला है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि विज्ञान मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बहुत साल हो गए, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे नहीं भाई साहब, मैं उस विज्ञान की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं उस विज्ञान की जो आपके चारों तरफ घटित होता है, जो आपके चारों तरफ अपना डेरा जमा कर बैठा हुआ है। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता की। बड़ा खूब सारे सवाल हैं इसमें, ढेर सारे सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, और ये हम अक्सर क्या करते हैं, ये सवाल हम भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों भूल जाते हैं? इसका कारण यह है कि हम इनको याद करने के तरीके नहीं सीख पाए आज तक। हम रट्टा मारते हैं और परीक्षा में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, यहां पर मैं वो तरीके बताऊंगा कि आप ये जान सके कि भारत के पड़ोसी देश आखिरकार कौन कौन से हैं। आप ये जान सके कि भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश आखिरकार कौन कौन से हैं। ठीक है, उनकी राजधानियां क्या हैं और वहां पर कौन सा सिक्का चलता है, कौन सी मुद्रा चलती है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आपको मुद्रा विनिमय करना होता है। आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि किस देश की क्या राजधानी है। वो याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो हम आपको वो तरीका सिखाएंगे जिससे आपने एक बार याद कर लिया और वो हमेशा के लिए आपके जहन में बस गया। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहां कहां पर हैं, उसके बारे में अध्ययन ये हिस्सा कराएगा आपको। जनरल अवेयरनेस, ये जानना बहुत जरूरी कि हमारे चारों तरफ जो हिंदुस्तान है, जो दुनिया है, वो कैसी है, उसमें क्या क्या है। ये हिस्सा आपको बड़ा एबल करता है चीजों को समझने के लिए। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, ये हम पीछे पढ़कर भी आएंगे और यहां पर आपको जब हम कवर करेंगे इससे ट्रिकी क्वेश्चंस को तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप बड़ी आसानी के साथ चीजें याद कर पाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन से हैं, हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार किस दिन को क्या था, किस दिन को ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो एक दिवस के रूप में मनाई जाती है। वर्ल्ड योगा डे कब होता है, ठीक, आखिरकार लिटरेसी डे किस दिन होता है। ये सारी चीजें हम यहां जानेंगे और हम ये जानेंगे कि विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय कहां है, यूनेस्को कहां है। ये ऐसी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, और याद करने के लिए आपके पास होगी एक बेहतरीन ट्रिक और उससे आप बड़ी आसानी के साथ इस चीज को याद कर पाएंगे। हम बात करेंगे यहां पर भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों की और कला और संस्कृति की। भारत कला की दृष्टि से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। भारत की कला और संस्कृति की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। कई बार हम अपनी संस्कृति और कला को समझने में
फेल हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं। इसीलिए जनरल अवेयरनेस में ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो नृत्य है, जो डांस है, जो कल्चर है, वो कल्चर साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। भारत विभिन्नताओं का देश है, कलरफुल कंट्री है, खूबसूरत देश है, रंग बिरंगा देश है। तो हम भारत की कला और संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे इस सिलेबस में। यहाँ पर खेलों के बारे में भी बात की जाएगी। हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है और कौन से खेल में भारत एक अपना स्थान बना रहा है। विश्व में कहां से कौन कौन से खेल हैं, कौन कौन सी अजब खेल हैं और उनके क्या क्या तरीके हैं खेलने की, कितने लोग होने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको भारत एवं विश्व के खेल व्यवस्था में पता लगेगी। भारत के अनुसंधान संगठन कहाँ हैं, क्या करते हैं, किस चीज का अनुसंधान कहां पर होता है, कहां पर विश्व का अनुसंधान होता है, कहां पर रॉकेट साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उस पर रिसर्च की जाती है। तो भारत के अनुसंधान संगठन कहां कहां और किस किस कोने में उपलब्ध हैं, बसे हुए हैं, उनके बारे में हम यहां पर जनरल अवेयरनेस में यानी कि सामान्य जागरूकता के हिस्से में हम इन्हें सीखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, क्या आपको पता है वंदे मातरम आनंद मठ से आई? वंदे मातरम जो आज आप गाते हैं राष्ट्रीय गीत के रूप में, इसकी रचना बंकिम चंद्र जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी और वो राष्ट्रीय गीत के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ऐसी कौन सी किताबें हैं और उनके कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि समाज पर जिनका बड़ा प्रभाव रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे और उन पुस्तकों के नाम को याद करने और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें यह पता है कि इस चीज का क्या प्रभाव था, इसको हम इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक क्यों मानते हैं, वो आपके जहन में बस जाएगी। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से समझाएं कि आपको रट्टा मारने की कोशिश ना हो, कोई जरूरत ना हो। क्योंकि रट्टा मारते हैं तो फिर रट्टा मारने के बाद जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, और जब भूलते हैं तो फिर रट्टे के बाद मारते हैं तुक्का, और तुक्का ले जाता है 1/4 अंक, यानी कि 0.25 अंक आपके ले जाता है। अब मान लीजिए आपने 10 सवाल किए और 10 सवाल आपने तुक्के में मार दिए, फिर क्या होगा आपका? 10 में से तो 2.5 तो गए, आप तो 7.5 पे आके टिक गए। तो वो जो हिस्सा होता है कि रट्टे के बाद तुक्का आता है, जब रट्टा भूलता है तो फिर आदमी तुक्के का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो इससे बचने की जरूरत होती है हमको, और इससे बचाव के लिए हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसी पढ़ाई के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कि चीजें आपके जहन में बैठनी शुरू हो जाएं। हम बात करेंगे जलवायु और पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण एक भारी समस्या है, एक भारी विषय है, तो इसको गंभीरता से लेंगे और हम उन जर्नल सवालों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो संभावित है हमारे पेपर में आने के लिए। वो संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये पोर्शन में हम निकाल कर अलग करेंगे और उन प्रश्नों के विषय में अलग से भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको बड़ी आसानी के साथ इन पर कमांड हासिल हो जाए। अब बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की समसामयिक जानकारी के बारे में। समसामयिक यानी कि जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, इस समय पूरी दुनिया में विभिन्न घटनाएं हो रही हैं। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनके विषय में जानकारी हासिल करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जरूरत भी है। समसामयिक घटना, इनके बारे में जानने के लिए जो बेस्ट तरीका है, जिसको मैं कहता हूं कि आप अखबार पढ़िए सवेरे सवेरे। अखबार में जितने सेक्शन होते हैं ना, जितने पन्ने होते हैं ना, वो सारे आपके काम के। हाँ, वो पन्ने नहीं कि बगल के पड़ोस में एक डकैती पड़ गई तो कहीं कत्ल हो गया, वो आपके किसी काम के नहीं है। वो हो सकता है आपको लोकल लेवल की न्यूज़ में कुछ फायदा करते हो, लेकिन आपकी परीक्षाओं में वो कहीं कोई असर डालने वाले नहीं है। उन्हें छोड़िए, उनको पीछे डालिए, आप आगे चलिए। उन पन्नों पर, उन चीज़ों पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, उनके विषय में जानकारी हासिल करिए। ये जानकारी न केवल आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगी, बल्कि आपको बड़ी आसानी के साथ इस परीक्षा में पास होने का एक रास्ता भी सुझाएगी। देखिए, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जो वनडे एग्जाम की बैकबोन है। किसी व्यक्ति को अगर करंट अफेयर्स पे कमांड है तो जल्दी जल्दी सामान्य ज्ञान के हिस्से में उसको हिला पाना बहुत मुश्किल काम है। वो सामान्य ज्ञान के एक बड़े मजबूत खंबे को पकड़ कर बैठ जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के पीछे हिस्ट्री भी होती है, करंट अफेयर्स की एक ज्योग्राफी भी होती है, उसका एक लोकतांत्रिक प्रभाव भी होता है, उसका एक सामाजिक प्रभाव भी होता है, उसका सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी है, अगर आप पेपर डेली रेगुलरली ठीक ढंग से पढ़ते हैं, उसको आप नोट डाउन करते हैं, तो ये पोर्शन आपको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व होने वाला है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम स्किप कर जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम आपके साथ यहां पर खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विषय में और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारी जानकारी की दृष्टि से भी। देश और दुनिया की उन महत्वपूर्ण खबरों का भी विश्लेषण करेंगे जो परीक्षा में संभावित हैं, साथ ही साथ जिनका कोई ना कोई ऐसा मतलब जरूर है जिससे हम प्रभावित होते हैं। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। हम बात करेंगे कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनकी क्या क्या ऐसे कारण थे जिससे उन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम बनाया। इसके बाद अन्य विषय जैसे कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हो गया, कौन से लोगों को पद से हटा दिया गया, कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो कि इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आती लेकिन महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये बात रेगुलर करेंगे दोस्तों, ये एक दिन का विषय नहीं है, ये रोज का विषय है। करंट अफेयर्स रोज बदलता है। एक व्यक्ति आज रिटायर होगा, दूसरे की नियुक्ति होगी, तो जाने वाले का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया और आने वाले का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। एक व्यक्ति ने कहीं कोई बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किया और कभी किसी एक व्यक्ति का निधन हो गया, उस देश को, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इन दोनों के विषय में जानना जरूरी है। तो हमारे अगल बगल क्या घट रहा है, हमारे अगल बगल ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही हैं जो कि हमें लगातार प्रभावित कर रही हैं, ये सब बनते हैं सवाल। और जरूरत है कि हम इन सारे सवालों को आसानी के साथ, वो माइंड सेट, वो अप्रोच बनाएं कि हम आसानी के साथ इन्हें कर सकें हल। तो हम अंत में पहुंच गए। अब जरा 2 मिनट आपस की बात है। सिलेबस क्या है? मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर करके बता दिया, डिटेल में बता दिया। है क्या दोस्तों? सिलेबस अपेक्षा है परीक्षक की, यानी कि वो आपसे क्या अपेक्षा करता है, वो आपसे क्या जानना चाहता है, वो आपको कैसे उपयुक्त मानेगा किसी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के रूप में, वो आप में क्या देखना चाहता है, ये सिलेबस है। सिलेबस और कुछ नहीं। अगर हम ये समझ गए कि परीक्षक का माइंडसेट क्या है, हम ये समझ गए कि आखिरकार ये जो परीक्षा है ये हमसे क्या उम्मीद करती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी हमसे, तो हम बड़ी आसानी के साथ सिर्फ उन्हीं विषयों पर केंद्रित होंगे जो विषय हमारी परीक्षा के लिए आवश्यक है। हम जो फालतू के विषय हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं, उनको हटा पाएंगे। सार सार गही रहे, थोथा देई उड़ाए। हम उन सारी चीज़ों को किनारे कर ले जाएंगे जो चीज़ें हो सकता है अन्यथा बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बेहद ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर समझ पाएँ कि परीक्षक को हमसे क्या उम्मीदें हैं। एक लेखपाल में आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उसके काम को आसान बनाए, जो उसको एक बेहतर लेखपाल के रूप में स्थापित करे। तो ये जानकारी हमारे अंदर, अगर ये एटीट्यूड हमने ले लिया, इस एटीट्यूड से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए चयन 100% पक्का। आपका चयन कोई हिला ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताबों का अंबार लगा लेते हैं, बहुत सारा एकदम विस्तृत अध्ययन में कूद पड़ते हैं, उनको ये नहीं पता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, बस पढ़ते चले जा रहे हैं और अंत में जाते हैं फिर रोते हैं बाद में आकर कि अरे भाई साहब क्या करें, हमने बहुत मेहनत की, हमारा चयन नहीं हो पाया, जो हमने पढ़ा वो परीक्षा में नहीं आ रहा। भाई साहब कैसे आता? आपने सब तो पढ़ डाला, सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं, आपने तो जाना ही नहीं कि परीक्षक आपसे चाहता क्या है। सिलेबस एक महत्वपूर्ण चीज है, आप इसे पूरी गंभीरता से लें और अपनी तैयारी को उसी दृष्टि से लेकर आगे चलें जिसमें आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो, आप उसको जस्टिफाई कर पाए। कंपटीशन का एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको वो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, उन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देने वाला है जो आपकी परीक्षा में संभावित है। वो आपको उस एटीट्यूड से डेवलप करने की कोशिश करता है ताकि परीक्षक और आप एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और दोनों लोग एक दूसरे को आसानी से समझ पाए। आप क्वेश्चन पेपर को बेहतर तरीके से समझ पाए कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, और परीक्षक आप वो गुण ढूंढ पाए कि ये क्या ऐसी चीज़ें हमें इसमें से चाहिए और कैसे हम इनको निकालें। ये दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और फिर आसानी के साथ चीज़ें हल हो जाती हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे कोर्सेज को ऑप्ट करेंगे, बाय करेंगे और अपनी आने वाली इस लेखपाल 2022 की परीक्षा में अपनी सीट, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। आप पास होंगे और अच्छे ढंग से एक सरकारी नौकरी लेकर इस परीक्षा से बाहर निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय प्रताप सिंह, आपका साथी, आपका दोस्त, आगे आने वाली लेखपाल परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता है और यह आपसे कहता है कि हम हर कदम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।